सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के खजूरी में जनसभा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। मंच पर घूमकर पंडाल में लोगों के बैठने की व्यवस्था को देखा। पीएम मोदी के रूट का स्थलीय जायजा भी लिया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई कसर छूट न पाए। कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुर्सियों की दूरी बढ़ाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि काशी देव दीपावली पर इस बार भव्य और दिव्य होगी। मऊ जिले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने घरेलू विवाद में पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हत्यारोपी पति मृतका को तलाक देना चाहता था। वहीं मृतका के 8 साल के बेटे ने कहा कि मुझे भगवान पर भरोसा है, मेरी मां के हत्यारे को सजा जरूर मिलेगी, नहीं मिली तो बड़ा होकर खुद काट दूंगा। कृषि संशोधन विधेयक के विरोध हरियाणा और पंजाब के किसानों का दिल्ली चलो कूच दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुका है। किसानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू ने राज्य भर में हाईवे का चक्का जाम किया। सबसे अधिक आंदोलन का असर वेस्ट यूपी के कई जिलों में देखने को मिला। हर जगह फोर्स की तैनाती रही। मुजफ्फरनगर में खुद बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत देहरादून हाईवे पर डटे रहे। हालांकि शाम तक किसानों को दिल्ली कूच करने की इजाजत दे दी गई। 50 से अधिक बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोपी जेई जूनियर इंजीनियर राम भवन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। इससे पहले जेल में 20 नवंबर को आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट में वह संक्रमित पाया गया था। सीबीआई ने चित्रकूट जिला अस्पताल में जांच कराया। इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब जेई को उसके घर लेकर सीबीआई पहुंची, जहां उसकी पत्नी भी मौजूद थी। करीब 3 घंटे की पूछताछ के दौरान सीबीआई ने घर से अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। इस दौरान मकान मालिक सुदामा प्रसाद से भी पूछताछ हुई। मकान मालिक आरोपी इंजीनियर का रिश्ते में जीजा लगता है, वह स्वास्थ्य कर्मी है। महोबा जिले में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर 70 साल के बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा आग के अलाव के कारण हुआ। आग के बाद लपटों को देखकर लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद करीब 1 घंटे की देरी से दमकल की गाड़ी पहुंची। तब तक आग की लपटें कमजोर हो चुकी थी। उधर सूचना पाकर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर के बिकरू कांड की जांच कर रहे ईडी ने विकास दुबे के करीबी माने जाने वाले एक बड़े उद्योगपति के साथ रिश्तों की पड़ताल शुरू कर दी है। इसी को लेकर कानपुर की घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के मालिकों को ईडी ने नोटिस भेजकर सवाल पूछे हैं। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही इस संबंध में कंपनी मालिकों को तलब कर सकती है। संभल जिले के डिडौली में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 13 साल की रिंकी की मौत हो गई। हादसे में रिंकी का भाई पवन गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसा उस समय हुआ जब भाई बहन बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद दोनों को गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने रिंकी को मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि पवन की हालत भी बेहद चिंताजनक थी। घर के सभी लोग बेटे की देखरेख में लगे हुए थे। वहीं रिंकी का शव अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर पर रख दिया गया। लड़की के शव के पास कोई नहीं था। उसी समय अस्पताल में घूम रहे आवारा कुत्तों ने लड़की के शव को नोचना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने कुत्तों को भगाया। इस दौरान अस्पताल कैंपस में मौजूद कुछ लोगों ने पूरा घटना का वीडियो भी बना लिया।
बाराबंकी में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को पेड़ से बांधकर धारदार हथियार से गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बेटा अपने पिता की जमीन अपने नाम लिखने का दबाव बना रहा था और इसको लेकर पूर्व में भी झगड़ा हो चुका था। सनसनीखेज वारदात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक मामला बाराबंकी जनपद के थाना फतेहपुर इलाके का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रदेश के आधा दर्जन जनपद न्यायालयों को सप्ताह में सिर्फ 5 दिन खोलने का आदेश दिया है। हर शनिवार और रविवार को इन अदालतों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है। बंदी अवधि में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, सीएमओ, सीएमएस और सैनिटाइजेशन से जुड़े अन्य अधिकारियों को पूरे न्यायालय परिसर को सैनिटाइज कराने और कोरोना से बचाव के हर उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना संक्रमित हो गई हैं। 2 नॉट रिजल्ट में उनको कोरोना होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उन्हें दोनों फेफड़ों में निमोनिया भी है। उनके साथ आई सहायक और एक अन्य व्यक्ति की एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आई है। पेपर मिलों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे से अब वायु प्रदूषण नहीं होगा। आसपास की जमीन भी कचरे से पटी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पश्चिम यूपी की पेपर व पल्प इंडस्ट्री के प्लास्टिक कचरे के इको फ्रेंडली निस्तारण का रास्ता खोज लिया है। मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद की पेपर मिलों से अब प्लास्टिक कचरा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री भेजा जाना है। कोरोना वायरस संक्रमण ने केवल स्कूलों की पढ़ाई ही प्रभावित नहीं की है, बल्कि यूपी बोर्ड की अहम परीक्षा तक में बड़ा बदलाव हो रहा है। यूपी बोर्ड ने पिछले साल ही 50 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का इम्तिहान महज 7,786 केंद्रों पर कराकर रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड इस वर्ष ही टूटने जा रहा है, क्योंकि परीक्षार्थियों के हित में शारीरिक दूरी का अनुपालन करने में केंद्रों की संख्या करीब दोगुनी होने के आसार हैं। केंद्र निर्धारण नीति जारी हो चुकी है और अब 28,000 माध्यमिक कॉलेजों में से मानक पूरा होने वाले केंद्रों की तलाश शुरू होने जा रही है। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर आए कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। संजय सिंह ने कहा कि लखनऊ में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आरोप लगाया है कि किसानों को सच्चाई न बताकर विपक्ष भड़काकर वातावरण खराब करने की साजिश में जुटा है। कोरोना संक्रमण काल में अस्थिरता फैलाने वालों के चेहरे उजागर किए जाएंगे। पंजाब और हरियाणा में किसानों के उग्र आंदोलन की उत्तर प्रदेश में संभावना को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस व कुछ विपक्षी पार्टी निहित स्वार्थों की पूर्ति और वोट की राजनीति के चलते किसानों को गुमराह करने में लगी हैं। किसान आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अपने वादों से मुकरने वाली बीजेपी की सरकार से किसानों का भरोसा उठ गया है। अखिलेश ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी सरकार ने कृषि सुधार नहीं बल्कि कृषि उजाड़ कानून बनाया है और यह स्थिति खतरनाक है। उन्होंने कहा कि किसानों पर आंसू गैस के गोले दागना, ठंडे पानी की बौछार करना और लाठियां चलाना घोर निंदनीय है। हाथरस जिले में बिजली चोरी के दर्ज मुकदमों के निस्तारण में अब तक 540 लोगों से 85 लाख रुपए राजस्व राशि के रूप में जमा करवाए जा चुके हैं। जनपद में अब तक 5,500 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। पाकिस्तान में 13 साल
जेल काटकर अमृतसर आए ललितपुर के सतवासा गांव के सोनू सिंह को घर वापस लाने के लिए जिला प्रशासन अभी भी कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। 1 महीने से अधिक समय हो चुका है, फिर भी उसे अमृतसर से ललितपुर नहीं लाया जा सका है। अब भी अधिकारी कागजों के फेर में उलझे हैं। उधर सोनू के घर वाले उसके इंतजार में छटपटा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जेल में 13 वर्ष तक यातनाएं झेलकर जब सोनू सिंह अमृतसर आया तो उसे और उसके परिवार को लगा कि अब वो खुशी खुशी परिवार के साथ अपने गांव में रहेगा, लेकिन ललितपुर जिला प्रशासन का कथित सरकारी ढर्रा उनकी खुशियों में बाधा बना हुआ है। बाराबंकी में एसटीएफ ने एक और दूसरे की डिग्री पर नौकरी कर रहे प्रधानाध्यापक सूरज कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। बीएसए ऑफिस में चली घंटों पूछताछ के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसे बर्खास्त करते हुए वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। यह शिक्षक 2011 में फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बड़े पैमाने पर असीमित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। 2022 तक प्रदेश में करीब 10,700 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यदि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा को सम्मानजनक सीटें देगी तो ही गठबंधन होगा, अन्यथा कई और विकल्प खुले हैं। ये बातें प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कही। वह राज्यसभा सदस्य सुखराम सिंह यादव के भतीजे के तिलक समारोह में शामिल होने ओरिएंट रिसोर्ट आए थे। योगी सरकार द्वारा लव जिहाद पर अध्यादेश ले आने के बाद कानपुर में हुए लव जिहाद के मामले सुर्खियों में आ गए हैं। अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि 11 में से 5 मामलों में आरोपित एक दूसरे से जुड़े थे। यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। अब पुलिस इनके एनसीआर कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। लव जिहादियों के 5 मामले ऐसे हैं जिनमें वे लड़कियों को शहर से बाहर ले गए, एक लखनऊ और बाकी को एनसीआर में पनाह मिली। आखिर एनसीआर में इनका क्या रिश्ता था? आने जाने और ठहरने पर हजारों रुपए खर्च हुए होंगे, वह किसने मुहैया कराए?